ठीक है, तो आज के सेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे बोल्टेड कनेक्शन। ठीक है, अगर आपने रिवेटेड कनेक्शन प्रॉपर्ली पढ़ा है तो बोल्टेड कनेक्शन समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मोर और लेस बस ये WSM और LSM की तरह है कि जिसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका लगभग एक ही है। उसी तरह के ज्वाइंट यूज होते हैं, उसी तरह का फेलियर होता है, बस फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, यूज होने वाला मटेरियल चेंज हो जाता है, लेकिन बेसिक थ्योरी वही रहती है और बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहता है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 हमारा क्या है? स्टील स्ट्रक्चर का चैप्टर नंबर 3 हमारा बोल्टेड कनेक्शन। और यहाँ पे आपके नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि इस कनेक्शन में जो हम मेटेरियल यूज करेंगे वो है हमारा बोल्ट। ठीक है, आज के जमाने में सबसे ज्यादा अगर कनेक्शन बनाने में कोई यूज होता है तो वो है हमारा बोल्टेड कनेक्शन। बोल्ट बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि इसको यूज करना, उसको फैब्रिकेट करना भी आसान होता है और इसको यूज करना भी काफी ज्यादा आसान होता है। अगर मैं बात करूं कि देखने में कैसा होता है, तो कुछ इस तरह से आप देख होंगे। ऊपर का जो हेड होता है ये ऑक्टागोनल होता है, हेक्सागोनल होता है और रेक्टेंगुलर होता है, डिपेंड करता है। अलग अलग कंपनी अलग अलग तरह के इसके बनाती हैं, अलग अलग शेप के बनाते हैं, लेकिन मेनली इस तरह से आपका मैं बना के दिखा रहा हूँ। ये हेड है किसका? बोल्ट का। ऊपर का हिस्सा थोड़ा चौड़ा रखते हैं ताकि रेंच को लगा करके इसको घुमाने में आसानी हो, इसीलिए इसको हम बोलते हैं हेड पोर्शन। अब हेड पोर्शन के नीचे का जो हिस्सा होता है, इस नीचे के हिस्से को हम बोलते हैं शैक पोर्शन। ठीक है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं शैंक। ठीक है, शैंक में कुछ हिस्सा प्लेन होता है और उसके बाद थ्रेडिंग की जाती है, चूड़ियां बनाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं कि चूड़ियां बनाई गई हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें थ्रेडिंग की जाती है। थ्रेडिंग इसलिए की जाती है ताकि ग्रिप बढ़िया बना रहे, स्लिपिंग ना हो। ठीक, तो जितना हिस्सा बोल्ट का प्लेन होता है उसको बोलते हैं शैंक लेंथ, जितना हिस्सा उसका चूड़ीदार होता है उसको हम बोलते हैं थ्रेडेड लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं मैं। जितना पोर्शन आपका प्लेन है उसको हमने नाम दिया शैंक लेंथ, और जितना हिस्सा चूड़ीदार है उसको हमने नाम दिया थ्रेडेड लेंथ। क्यों करते हैं? ताकि ग्रिप अच्छी बनी रहे। जब भी बोल्ट यूज होता है तो बोल्ट के साथ एक वॉशर जरूर यूज होता है। ठीक है, इस वॉशर का काम स्ट्रेस के डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म बनाए रखना है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमने वॉशर यूज किया है। अब जहां से आपका शैंक स्टार्ट था वहां से लेकर के वॉशर तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द ग्रिप। और लेंथ ऑफ द ग्रिप क्या होती है पिछले चैप्टर में मैंने आपको समझाया भी है। ठीक है, लेंथ ऑफ द ग्रिप उसको हम लोग LG से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आप बात करोगे जहां से आपका शैंक स्टार्ट है वहां से लेकर के पूरे नीचे तक के हिस्से को, तो उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द बोल्ट या सिंपली बोल्ट लेंथ। बोल्ट लेंथ। ठीक है, और ये क्या है? ये है आपका हेड। और ये क्या है? ये है वॉशर, जिसका प्रयोग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म बनाए रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बोल्टेड कनेक्शन क्या होती है? तो बोल्टेड कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन होता है जिसमें कनेक्शन बनाने के लिए हम लोग बोल्ट का प्रयोग करते हैं, और जनरली यह लो कार्बन स्टील या मीडियम कार्बन स्टील का होना होता है, जो कि अभी आपको मैं समझा दूंगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि टोटल बोल्ट लेंथ का कुछ हिस्सा प्लेन है और कुछ हिस्सा थ्रेडेड है। तो यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी आती है, एक होता है NS और एक होता है आपका NN। ठीक है, तो जो NS होता है वो क्या होता है? दैट इज रेशियो ऑफ शैंक लेंथ टू बोल्ट लेंथ, यानी बोल्ट लेंथ का कितना हिस्सा प्लेन है उसको हम बोलते हैं शैंक लेंथ, और NS जो होता है इस शैंक लेंथ और बोल्ट लेंथ का रेशियो होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं NN का, तो NN क्या दिखाता है? थ्रेडेड पोर्शन को। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज रेशियो ऑफ थ्रेडेड लेंथ टू बोल्ट लेंथ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग क्लासीफाई करते हैं NS और NN को। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दो और टर्म आते हैं, एक है हमारा ANB और एक हमारा है हमारा ASB। ठीक है, ANB जो होता है वो क्या होता है? दैट इज नेट एरिया ऑफ बोल्ट। नेट एरिया ऑफ बोल्ट, या दूसरे शब्दों में इसको थ्रेडेड एरिया ऑफ बोल्ट भी कहते हैं, यानी कि इस हिस्से का जो एरिया होगा उसको हम नेट एरिया ऑफ बोल्ट बोलेंगे। और जो ASB होता है दैट इज शैंक एरिया
ऑफ बोल्ट, ठीक है। यानी कि इस हिस्से का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं शैंक एरिया ऑफ बोल्ट। अभी मैंने बोला कि हम लोग हमेशा वॉशर का यूज करते हैं। वॉशर का यूज क्यों करते हैं? तो बोल्ट के साथ हमेशा वॉशर का यूज इसलिए किया जाता है ताकि स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म बना रहे। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया बोल्टेड कनेक्शन का, जिसमें अलग अलग टर्म्स क्या होते हैं ये आपको बता दिया, और किन किन टर्म की क्या मीनिंग होती है वो भी मैंने आपको बता दी। अब बात आती है कि आखिर बोल्ट का इतना प्रयोग क्यों करते हैं। ऑब्वियसली कोई ना कोई एडवांटेज होगा तभी करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेज ऑफ बोल्ट। तो अगर मैं बोल्ट के एडवांटेज की बात करूं कि आखिर हम बोल्ट इतना यूज करते ही क्यों हैं, ठीक है, तो उसका सबसे पहला रीजन क्या है कि अगर हम इसका यूज करेंगे तो हम काफी जल्दी जल्दी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन एंड इरेक्शन, लगाना और निकालना, ठीक है, एप्लीकेशन एंड इरेक्शन इज फास्ट एंड इजी। बहुत एक मतलब कि अगर आपके पास एक प्रॉपर रेंज है तो आप भी आराम से बोल्ट को खोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि वेल्डिंग या रिवेट के केस में ऐसा नहीं होता है। तो एप्लीकेशन एंड इरेक्शन इज फास्ट एंड इजी, ठीक है, ये इसकी सबसे मेन और सबसे पहली एडवांटेज है। दूसरा क्या है? सस्ता होता है, ठीक है, इट इज चीप, ये क्या होता है? सस्ता होता है। और तीसरा, इसको यूज करने के लिए कोई बहुत ज्यादा स्किल लेबर की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, स्किल लेबर इज नॉट नेसेसरी। तो इसीलिए इसको अगर आप बनाना चाहते हो, इसका यूज अगर आप करना चाहते हो तो बहुत ज्यादा आपको लोगों को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब लोग आसानी से मिलते हैं तो फिर आपकी कॉस्ट भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब चूंकि ये गॉड मटेरियल तो है नहीं, तो इससे कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। उसके डिसएडवांटेज क्या देखेगा? अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं कि बोल्ट को यूज करने के डिसएडवांटेज क्या है, तो सबसे पहला, इसकी जो मटेरियल कॉस्ट होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट क्योंकि आपने देखा होगा कि हमने कुछ हिस्सा चूड़ीदार कर दिया, तो जहां से आप थ्रेड बनाओगे वहां पे मटेरियल को आपको घिसना पड़ेगा तभी तुम्हारा थ्रेड बनेगा। तो वहां पे कुछ मटेरियल का नुकसान हो जाता है, इसीलिए इसकी जो मटेरियल कॉस्ट होती है वो आपके रिवेट की तुलना में लगभग डबल होती है, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ ऑलमोस्ट डबल ऑफ रिवेट, ठीक है। रिवेट की तुलना में इसकी जो मटेरियल कॉस्ट होती है वो लगभग डबल होती है। नेट टेंसाइल एरिया कम होता है, जितना ज्यादा प्लेन एरिया होता है नेट टेंसाइल एरिया उतना ही ज्यादा होगा। और हमने यहाँ पे क्या किया है, शैंक तो प्लेन है लेकिन जो थ्रेड एरिया था वहां पे कुछ हिस्सा में घिस के निकाल दिया, तो इसीलिए आपका जो नेट एरिया है, नेट टेंसाइल एरिया, वो कम हो जाता है। टेंशन कितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा एरिया अवेलेबल होगा उतना ही ज्यादा टेंशन होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। चूंकि यहाँ एरिया कम हो जाता है तो इसलिए नेट टेंसाइल एरिया इज reduced is reduced, ठीक है। ये एक इसका ड्रॉबैक है। और तीसरी बात है, आपने कभी साइकिल चलाई होगी तो देखा होगा गड्ढे वड्ढे में अगर आप साइकिल बहुत ज्यादा ले जाते थे तो वहां पे आपका जो साइकिल का मडगार्ड वगैरह वो टेढ़ा हो जाता था, कि वो आपका लूज हो जाता था और खड़ खड़ की आवाज आ जाती थी। क्यों? क्योंकि उसमें बोल्ट यूज होता था। तो बोल्ट के साथ एक ड्रॉबैक क्या है कि इट लूजन अप वेरी इजिली, इट लूजन अप वेरी इजिली, बहुत ही आसानी से ये क्या हो जाता है, ये आपका लूज हो जाता है। तो अगेन हर मटेरियल की तरह इससे कुछ आपके एडवांटेजेस हैं और कुछ आपके डिसएडवांटेजेस हैं, बेसिक अपॉन आवर कंसर्न और हमारे रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम इसका यूज कर लेते हैं। कहीं एस्थेटिक्स अच्छे होते हैं तो वहां पे हम रिवेट यूज कर लेते हैं, थोड़ा पैसा खर्च होता है कोई बात नहीं, लेकिन जब एस्थेटिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर हम बोल्ट यूज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें काम करना आसान होता है, जल्दी जल्दी काम हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब आता है कि हम बोल्ट का क्लासिफिकेशन कैसे करें, कितने बेसिस हैं जिसके बिहाफ पे हम बोल्ट का क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बोल्ट्स। तो बोल्ट को क्लासिफाई करने के हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है। जिस अब क्या क्या है देखिए, नंबर वन है आपका डिपेंडिंग अपॉन रिजल्टेंट फोर्स, जो कि आपने देखा भी होगा जब हम लोग ने स्टील स्टार्ट की थी तो आपको बताया भी था मैंने, डिपेंडिंग अपॉन रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट
फोर्स। अब रिजल्टेंट फोर्स के बिहाफ पे आप दो ही तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं, या तो जो आपका रिजल्टेंट फोर्स होगा वो लाइन ऑफ एक्शन से यानी सेंट्रोइडल एक्सिस से होकर जाएगा या फिर नहीं जाएगा। तो जब जाएगा देन वहां पे क्या हो जाएगा, कंसेंट्रिक कनेक्शन हो जाएगा, कंसेंट्रिक कनेक्शन। और जब आपका लाइन ऑफ एक्शन जो है फोर्सेस का वो सेंट्रॉइड से होकर नहीं जा रहा है देन दैट इज एसेंट्रिक कनेक्शन। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं, आने वाले चैप्टर्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एसेंट्रिक कनेक्शन। चलिए, इसके बाद फिर सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है कि टाइप ऑफ फोर्स के बेसिस पे भी किस तरह का फोर्स, देखिए ये रिजल्टेंट फोर्स था, ठीक है, यानी कि हर तरह के फोर्स का रिजल्ट। और अगला क्या है आपका अप्लाइड फोर्स है, तो किस तरह का फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके बिहाफ पे भी आप वोल्टेज कनेक्शन को क्लासिफाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट है आपका डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ फोर्स, किस तरह का फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो जब टाइप ऑफ फोर्स की बात करें तो सबसे पहले आता है, हो सकता है कि आपके स्ट्रक्चर के ऊपर टेंसाइल फोर्स काम कर रहा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेंसाइल कनेक्शन। हो सकता है कि उसके ऊपर शियर फोर्स काम कर रहा हो तो उसको हम बोलेंगे शियर कनेक्शन। और हो सकता है दोनों काम कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंबाइंड कनेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे तीन कैटेगरी बन सकती है, तीन कंडीशन बन सकती है, और तीन कंडीशन के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे फोर्स के बिहाफ पे हम तीन तरीके से इसको क्लासिफाई कर देते हैं। एक और क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है, वो क्या होता है, फोर्स को ट्रांसफर करने के मैकेनिज्म के बेसिस पे। तो नेक्स्ट क्या हो गया, डिपेंडिंग अपॉन फोर्स ट्रांसफर मैकेनिज्म। ठीक है, अब फोर्स को ट्रांसफर करने के मैकेनिज्म की अगर बात करूं तो दो तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। पहला या तो बेरिंग के बेसिस पे होगा या फिर फ्रिक्शन के बेसिस पे होगा। तो पहला क्या हो गया, बेरिंग कनेक्शन, जिसका सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है आपका अनफिनिश्ड बोल्ट। ठीक है, तो पहला हो गया आपका बेरिंग कनेक्शन, और दूसरा होता है कि आप में फ्रिक्शन के बेसिस पे आपका जो बोल्ट है वो फोर्स को ट्रांसफर कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हम स्लिप क्रिटिकल या फ्रिक्शनल कनेक्शन। ठीक है, तो ये तीन बेसिक क्राइटेरिया होते हैं, और इन तीन बेसिक क्राइटेरिया के बिहाफ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वोल्टेज कनेक्शन को क्लासिफाई करते हैं, जिसमें से अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग को क्या पढ़ना है, अभी हम लोग को प्रेजेंट टाइम में बेरिंग कनेक्शन और स्लिप क्रिटिकल कंडीशन के बिहाफ पे वोल्ट को क्लासिफाई करना है। तो चलिए, अगर बेरिंग कनेक्शन की बात करूं तो बेरिंग कनेक्शन का जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि जो हमारा बोल्ट होगा वो प्लेट के साथ लगातार बेरिंग में होगा, और जब वो बेरिंग जो ट्रांसफर करने के दौरान पैदा हो रही है वो उसके परमिसिबल वैल्यू से ज्यादा हो जाती है तो वो फेल कर जाता है। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो होता है अनफिनिश्ड बोल्ट। ठीक है, अनफिनिश्ड या इसी को बोलते हैं रफ, या इसको बोलते हैं सिंपल, या इसी को बोलते हैं ब्लैक बोर्ड। इतने सारे इसके नाम हैं, नाम सारे याद रखिएगा, एग्जाम में किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है, अनफिनिश्ड या रफ या सिंपल या फिर सिंपली ब्लैक बोर्ड। इतने तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि जो अनफिनिश्ड बोल्ट है इसका यूज कहाँ करते हैं कहाँ नहीं करते हैं, किस चीज का बना होता है और क्या प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये आपका बना होता है लो कार्बन स्टील से। किससे बना होता है, लो कार्बन स्टील। पहली चीज। दूसरी चीज की बात अगर हम करें तो इसमें जो फोर्स ट्रांसफर मैकेनिज्म होता है, फोर्स ट्रांसफर मैकेनिज्म, तो अगर मैं फोर्स ट्रांसफर मैकेनिज्म की बात करूंगा तो ये जो मैकेनिज्म होता है वो बेरिंग के बेसिस पे होता है, यानी कि लोड को ट्रांसफर करने के लिए जो बोल्ट होगा वो प्लेट के साथ बेरिंग में रहेगा, उसे टेक लगाएगा, उसे सपोर्ट लेगा। कभी भी इसका चूंकि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होती है इसीलिए इसका यूज हम लोग मेन स्ट्रक्चर्स में नहीं करते हैं। डू नॉट यूज इन प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब क्या, जैसे वो आपका कॉलम हो गया, जैसे आपका स्लैब हो गया, आपका फुटिंग हो गया, तो कभी भी हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में इसका यूज नहीं करते हैं। तो फिर करते कहाँ हैं, हम करते हैं यूज सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। अब मुद्दा आता है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है।
सेकेंडरी स्ट्रक्चर मतलब होता है जैसे आपका राफ्टर, जैसे आपका परलिन, ठीक है, कौन कौन सा होते हैं, जैसे आपका हो गया राफ्टर, जैसे आपका हो गया पुरलिन बोलते हैं, कुछ लोग परलिन बोलते हैं, जो आप बोल लीजिए, ठीक है। तो इस कंडीशन आप यूज करते हो क्योंकि यहाँ पे लोड बहुत ज्यादा नहीं आता है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। अगर मैं इस बोल्ट को यूज कर रहा हूँ तो कौन कौन से डायमीटर में ये अवेलेबल होता है, तो ये 5 mm से लेकर के 36 mm तक के साइज में अवेलेबल होता है, ठीक है। और इसको हम लोग अगर कहें कि इसमें जो हम नेट टेंसाइल एरिया लेते हैं वो नेट टेंसाइल एरिया कितना होता है, नेट टेंसाइल समझते हैं ए एंड बी, अभी हमने निकाला है कि जो थ्रेडेड पोर्शन का एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नेट टेंसाइल एरिया ऑफ बोल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो नेट टेंसाइल एरिया ऑफ बोल्ट यानी कि थ्रेडेड पोर्शन का जो एरिया होता है वो कितना होता है, वो शैंक एरिया का 78% होता है। तो मैं कह सकता हूँ 78% ऑफ नेट टेंसाइल एरिया बोल्ट क्या बोलते हैं, ए एंड बी। तो ये 78% ऑफ ASB होता है, ठीक है, यानी कि 0.78 इंटू एरिया ऑफ शैंक क्या होगा, एरिया ऑफ शैंक होगा π/4 इंटू शैंक का डायमीटर। तो इस तरह से फॉर्मूला निकलता है, ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, कई बार एग्जाम में आया है। ए एंड बी बराबर क्या होता है 0.78 इंटू π/4 डी स्क्वायर, जहाँ पे डी क्या है, ऑब्वियसली बात है डी इज डाया ऑफ बोल्ट, डी इज डाया ऑफ बोल्ट, जो कि आपका 5 mm से लेकर के 36 mm तक अवेलेबल होता है। और ये जो बात मैं बोल रहा हूँ कि नेट टेंसाइल एरिया ऑफ बोल्ट 78% ऑफ ASB होता है, ये लिखा कौन सा IS कोड में है, तो ये लिखा है IS 1367 में। तो ये जो बात मैंने बोली अभी वो किस में है, वो IS 1367 में लिखी हुई है, ठीक है। अब देखिए मटेरियल है तो जाहिर सी बात है इसकी ग्रेडिंग की गई होगी, ये बताने के लिए कि कौन से ग्रेड का बोल्ट कितना अच्छा होता है, कौन से ग्रेड का बोल्ट कैसा होता है। तो जो हमारा जो नॉर्मल ऑर्डिनरी बोल्ट जो होता है, ठीक है, या अनफिनिश्ड बोल्ट जो होता है, इसका जो ग्रेड होता है उसका ग्रेड का एक रेंज है, और रेंज क्या है, ग्रेड ऑफ अनफिनिश्ड बोल्ट क्या है, दैट इज 3.6 से लेकर के 12.9 तक में ये अवेलेबल होता है, जिसमें से जो फेमस है पॉपुलर है वो दो ही हैं, मतलब कि आप जनरली हर जगह उसी का यूज देखोगे। पहला है आपका 4.6 और दूसरा है आपका 8.8, ठीक है। 4.6 नॉर्मल कंडीशन में यूज करते हैं और 8.8 लोड अधिक आने पर यूज करते हैं। अब मुद्दा ये आता है 4.6, 8.8, 3.6, 12.9 दिखा क्या रहा है, तो ये ग्रेडिंग होती है जो कि आपके अल्टीमेट स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ को निकालने के लिए, किसके, बोल्ट के अल्टीमेट स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए, यील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती है। और इनका क्या मीनिंग होता है देखिएगा, जैसे अगर मैं बोलूं कि ग्रेड ऑफ, जस्ट क्वेश्चन के टर्म में सोच जाता हूं, ठीक है, चलिए पहले समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं कहा कि जो ग्रेड है वो ग्रेड है आपका 3.6, और ये 3 क्या रिप्रेजेंट करता है और ये 6 क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये 3 रिप्रेजेंट करता है आपके 1/100 ऑफ FUB को, यानी कि आगे वाला जो पॉइंट के आगे वाला हिस्सा है वो बोल्ट के अल्टीमेट स्ट्रेंथ के 100वें हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर किसी भी बोल्ट का ग्रेड 3.6 है तो उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, 3 × 100 यानी कि 300 मेगा पास्कल हो जाएगी। सिमिलरली ये 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या बेहतर बोले 0.6 है यहाँ पे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके FYB अपॉन FUB को, यानी कि बोल्ट के यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ के रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो FYB होगा वो कितना हो जाएगा, FYB होगा 0.6 इंटू FUB, ठीक है। FUB कितना निकाला, 300 निकाला, तो 3 × 18 यानी कि 180 मेगा पास्कल। तो एक तरह से जो ग्रेड ऑफ ऑर्डिनरी बोल्ट होता है वो उसके यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ को निकालने का एक रास्ता होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 4.6 की, ठीक है, अगर मैं 4.6 की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितना होगा, दैट इज 4 × 100 यानी कि 400 मेगा पास्कल होगा। और अगर मैं बोलूं कि इसका FYB कितना होगा तो वो होगा 0.6 × 400 यानी कि 240 मेगा पास्कल। तो कुछ इस तरीके से
ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट की इंपॉर्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम में बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और लगभग हर न्यूमेरिकल में, लगभग क्या हर न्यूमेरिकल में आपको यूज करना ही है। अब यहाँ पे जैसे आपको रिवेट का ग्रॉस डाया याद होगा, वैसे ही बोल्ट का भी ग्रॉस डाया होता है। तो ग्रॉस डाया ऑफ बोल्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल सा रास्ता है। इफ डी इज अप टू 15 mm, यानी कि डाया ऑफ बोल्ट क्या है 15 mm तक है, तो हम कह सकते हैं डी नॉट बराबर क्या होगा, डी प्लस 1 mm, ठीक है, डी प्लस 1 mm। यदि इफ डी इज बिटवीन 15 to 33 mm, तो उस केस में जो डी नॉट होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी प्लस 2 mm। जो ग्रॉस डाया होगा वो आपके नॉमिनल डाया के 2 mm ज्यादा होगा। और अगर मैं बोलूं डी इज ग्रेटर देन 33 mm, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, इन दैट केस जो डी नॉट होगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज डी प्लस 3 mm, ठीक है। तो ग्रॉस डाया और नॉमिनल डाया का जो रिलेशन होता है बोल्ट के लिए वो कुछ इस तरीके से होता है। और बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसको याद भी कर सकते हैं और न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्डिनरी बोल्ट के बारे में जानकारी, बहुत इजी है। और जनरली जो हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं वो ऑर्डिनरी बोल्ट के ही आते हैं, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट के न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हाई स्ट्रेंथ बोल्ट की थ्योरी पूछी जाती है। अब हाई स्ट्रेंथ बोल्ट क्या होता है देखिएगा। अगर मैं हाई स्ट्रेंथ बोल्ट की बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही निकल के आता है कि ये बना किसका होता है, कि इसके अंदर स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है। तो ये बना होता है मीडियम कार्बन स्टील का। किसका बना होता है, मीडियम कार्बन स्टील का, ठीक है। ये मीडियम कार्बन स्टील का होता है और इसमें जो लोअर ट्रांसफर मैकेनिज्म होता है, ठीक है, या फोर्स ट्रांसफर मैकेनिज्म जो होता है वो क्या होता है, तो जो आपका लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म होता है दैट इज फ्रिक्शन, ठीक है, मैकेनिज्म। ये क्या होता है, ये होता है बाय फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की वजह से ट्रांसफर होने की वजह, अगर आप फ्रिक्शन की वजह से लोड ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, फ्रिक्शनल कनेक्शन या फ्रिक्शनल बोल्ट रखा गया। फ्रिक्शनल बोल्ट या स्लिप क्रिटिकल बोल्ट, क्योंकि इसमें फिर स्लिप नहीं होती है, स्लिप क्रिटिकल या फिर नॉन स्लिप, क्या होता है, नॉन स्लिप बोल्ट कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, बहुत सारे नाम हो गए। जो हाई स्ट्रेंथ बोल्ट होता है वो मीडियम कार्बन स्टील का बना होता है, इसमें जो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म होता है वो बाय फ्रिक्शन होता है, बेरिंग के द्वारा नहीं होता है, फ्रिक्शन के द्वारा होता है। अब चूंकि फ्रिक्शन के द्वारा लोड ट्रांसफर होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है फ्रिक्शनल कनेक्शन या फ्रिक्शनल बोल्ट, स्लिप क्रिटिकल बोल्ट या फिर नॉन स्लिप बोल्ट। अब यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से ट्रांसफर कब होगा, ठीक है, तो ट्रांसफर तब होगा जब यह बोल्ट पूरी तरीके से टाइट हो, क्योंकि अगर बोल्ट लूज होगा तो वो अपनी पोजीशन से बार बार क्या होगा, डिसलोकेट होगा, जिसकी वजह से ट्रांसफर इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी फ्रिक्शन की वजह से ना होकर बेरिंग की वजह से होना शुरू हो जाएगा और आपका जो कनेक्शन वो वीक पड़ जाएगा। तो बोला यही जाता है कि अगर आप चाहते हो कि जो हमारा हाई स्ट्रेंथ बोल्ट है वो हाई स्ट्रेंथ बोल्ट की तरह बिहेव करे, ठीक है, हाई स्ट्रेंथ को शो करे, तो वहां पे ये हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा ये स्नग टाइट होना चाहिए। इट शुड बी स्नग टाइट। अब ये स्नग टाइट का मतलब क्या होता है, मतलब कि आप रेंच से इतना ज्यादा टाइट कर दो कि अब अगर मैं रेंच को घुमाऊं तो वो बोल्ट और ना घूमे, मतलब कि वो अपने मैक्सिमम टाइटनिंग पर पहुंच जाए, उससे ज्यादा वो टाइट ना हो, ठीक है। ये होता है क्या, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। फिर वहां पे यही बात आती है कि अगर मैं बात करूं कि इसका अवेलेबल डायमीटर क्या होगा, तो ये जो डायमीटर होता है इसका या 16 mm से लेकर के 36 mm तक अवेलेबल होता है। इसका जो डायमीटर होता है वो 36 mm तक अवेलेबल होता है। अगर ग्रेड की बात करें, ग्रेड याद रखिएगा, ग्रेड की अगर बात करूं तो इसका कौन कौन सा ग्रेड अवेलेबल है, तो एक ग्रेड है 8S, एक है 8.8S, एक है आपका 10S,
और एक है आपका 10.9s, जहाँ पे s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, s रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेंथ का। और ये सब जो भी आपकी डिटेलिंग है, ये कौन कौन सा IS कोड में लिखी हुई है, तो ये लिखी हुई है IS 3757 और IS 4000। ये सारी चीजें इनमें रिप्रेजेंट की गई हैं ताकि आप रेफरेंस ले करके पूरी श्योरिटी के साथ इन सब चीजों को एक्सप्लेन कर सको। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे चूंकि हम जान रहे हैं कि हाई स्ट्रेंथ बोल्ट काफी बढ़िया है, अच्छी स्ट्रेंथ शो कर रहा है, लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म इसका बेटर है, तो इससे कुछ अपने एडवांटेजेस होंगे। और वो एडवांटेजेस क्या है, लेट्स सी। एडवांटेजेस ऑफ हाई स्ट्रेंथ बोल्ट। अब हाई स्ट्रेंथ बोल्ट के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज जो फर्स्ट है वो क्या है आपका, नंबर 1 क्या है, कनेक्शन स्लिप नहीं होता है। ठीक है, और जब कनेक्शन स्लिप नहीं होगा तो उसकी स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ लंबे समय तक बना रहेगा। कनेक्शन डू नॉट स्लिप। ठीक है, सेकंड की बात करें, बहुत ज्यादा टाइट होता है, और जब ये बहुत ज्यादा टाइट होगा तो ये हमेशा अपनी प्रॉपर्टी को शो करेगा। ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा स्नग टाइट होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो चूंकि ऑर्डिनरी बोल्ट आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर में यूज नहीं होता था, लेकिन उसको आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हो। कैन बी यूज्ड इन प्राइमरी स्ट्रक्चर, और साथ ही साथ में आप इसको चाहो तो आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जो ब्लैक बोर्ड था वो केवल सेकेंडरी यूज था, लेकिन जो आपका हाई स्ट्रेंथ बोर्ड है HSB, वो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में होता है, तो कैन बी यूज्ड इन प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये इसके सबसे बड़े एडवांटेजेस में से एक है। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो लेस चांस ऑफ फेलियर। ठीक है, लेस चांस ऑफ, क्योंकि इतना मजबूत होता है, इतना अच्छे से टाइट किया होता है कि फेलियर के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, तो लेस चांस ऑफ फेलियर। ठीक है, स्ट्रेस का क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से ट्रांसफर हो रहा है, तो हमेशा स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये आपको क्या होता है, स्ट्रेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है। और चूंकि इसकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है, इसीलिए अगर मान लीजिए कि कोई कनेक्शन बनाने में आपको ब्लैक बोल्ट 10 यूज करना पड़ा है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हाई स्ट्रेंथ बोल्ट 5 से 6 में ही वो काम कर जाए। तो हम कह सकते हैं लेस नंबर ऑफ बोल्ट्स आर यूज्ड। और उसका रीजन सिंपल सा वही है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, इसी वजह से हमें ज्यादा कभी भी बोल्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब आते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशन पे, और ये सारी डेफिनेशन मैं बताने वाला हूँ ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, कहाँ, रिवेट कनेक्शन में। तो सबसे पहले आते हैं बेसिक डेफिनेशन। अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करूं तो सबसे पहले तो मैं एक कनेक्शन बना देता हूं। ये है मेरा कनेक्शन। ठीक है, अब इस कनेक्शन में क्या है, इस कनेक्शन में नंबर ऑफ बोल्ट्स मैंने यूज किए हैं। तो मान लीजिए एक ये है, एक ये है, एक ये है। सिमिलरली 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, इस तरह से मैंने क्या किया है, इस तरह से मैंने नंबर ऑफ रिवेट को सॉरी नंबर ऑफ बोल्ट को मैंने यूज किया है। अब आपको याद होगा मैंने बताया भी था कि दो लगातार रिवेट या दो लगातार बोल्ट होते हैं, उनकी जो लेंथ होती है, उनकी जो बल्कि डिस्टेंस होती है, किसकी डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन। मान लीजिए कि फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं पिच, और जो फोर्स के परपेंडिकुलर होती है उसको हम बोलते हैं गेज। ये आप जानते होंगे। ठीक है, ये फोर्स है। और जो किनारे का हिस्सा होता है, जैसे ये हिस्सा हो गया या ये हिस्सा हो गया, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका एज डिस्टेंस। ये सब हम लोग को पता है, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है। फिर से आती है बात डेफिनेशन की, तो ऑलरेडी आपको बता दिया पिच क्या होता है, लेकिन फॉर्मेलिटी कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा। ऑलरेडी सब नोट्स वगैरह लिखा हुआ है, ज़्यादा समय लेंगे। पिच की बात करें तो ये क्या हो गया, तो ये दो लगातार बोर्ड्स के बीच की दूरी होती है जो कि फोर्स के डायरेक्शन में मेजर की जाती है। ठीक है, अब यहाँ बात करें मिनिमम पिच की, ये सब वैल्यू आपको लिखाई हुई है, तो बस मैं डायरेक्टली यहाँ पे उसको बस रिपीट कर दे रहा हूँ।
जो मिनिमम पिच की वैल्यू होती है वो 2.5D होती है, जहाँ पे डी आपका डाया ऑफ बोल्ट या रिवेट होता है। और जो आपका पी मिनिमम दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है, ताकि बेरिंग रेसिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके, मतलब कि बेरिंग फेलियर के चांसेस को कम किया जा सके, और साथ ही साथ में बहुत पास पास बोल्ट ना लगा दो, अदरवाइज आप इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं कर पाओगे। इसके बाद हमने पढ़ा था पी मैक्सिमम की वैल्यू को। ठीक है, पी मैक्सिमम क्यों प्रोवाइड करते थे, ताकि ज्वाइंट बहुत लंबा ना हो जाए, तो लॉन्ग ज्वाइंट को अवॉइड करने के लिए हम मैक्सिमम पिच प्रोवाइड करते थे। और इसकी दो वैल्यू होती थी, क्या होती थी, फॉर टेंशन it is minimum of 16T and 200 mm। ठीक है, और for compression it is minimum of 12T and 200 mm। ठीक है, और क्यों देते थे, ताकि हम ज्वाइंट को रिड्यूस कर सके, लेंथ ऑफ द ज्वाइंट इतनी ज्यादा ना हो जाए कि हमारा जो लेंथ है वो लॉन्ग ज्वाइंट बना दे। इसके बाद जो सेकंड आता है, जो हमने पढ़ा भी था, दैट इज गेज। और गेज की जब हमने बात की तो हमने पढ़ा था क्या, कि जो गेज होता है वो दो लगातार बोल्ट या रिवेट के बीच की दूरी होती है, लेकिन फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, डेफिनेशन पिछले चैप्टर में लिखी हुई थी, आपने पढ़ी होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है दैट इज एज डिस्टेंस। एज डिस्टेंस क्या होता है, अब अगर मैं एज डिस्टेंस की बात करूं तो एज डिस्टेंस फिर से वही सेम चीज होगा। एक होता है ई मिनिमम, जो कि हमने पढ़ा था, होता है 1.5 डी नॉट। ठीक है, और दूसरा होता है ई मैक्सिमम, और मैंने पिछले चैप्टर को बताया था कि मैं ई मैक्सिमम नहीं पढ़ा रहा हूँ रिवेट में, क्योंकि इसमें आपके यील्ड के कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है, और यील्ड का कॉन्सेप्ट आपके रिवेट के कॉन्सेप्ट में नहीं आता है। तो ई मैक्सिमम जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 12T एप्सिलॉन होती है। यहाँ पे टी आपकी थिकनेस ऑफ प्लेट है। अब यहाँ पे जो मेन मुद्दा है, जिसकी वजह से मैंने रिवेट में नहीं पढ़ाया था मैक्सिमम एज डिस्टेंस को, वो क्या है कि एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट में 250 अपॉन एफ वाई, और एफ वाई क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, और जो आपका रिवेट होता है वो इलास्टिक थ्योरी पर आधारित है, जबकि एफ वाई जो होती है वो प्लास्टिक थ्योरी पर आधारित होती है। दैट्स व्हाई रिवेट के केस में मैंने ई मैक्सिमम की वैल्यू नहीं लिखवाई थी, ई मिनिमम लिखवाया था। लेकिन चूंकि हमारा जो बोल्ट होता है वो पूरी तरह से आपके प्लास्टिक थ्योरी को सपोर्ट करता है, इसी वजह से हमने यहाँ पे ई मैक्सिमम की वैल्यू पढ़ी, दैट इज 12T एप्सिलॉन। यहाँ पे एप्सिलॉन आपका अंडर रूट ऑफ 250 अपॉन एफ वाई है। पिच और गेज को प्रॉपर्ली समझने के लिए आप पिछले चैप्टर का रेफरेंस ले सकते हैं, वहां पे प्रॉपर्ली उसकी डेफिनेशन मैंने लिखवाई हुई है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात होगी कि कौन कौन से डेफिनेशन होते हैं और उसको किस तरीके से हमको यूज करना होता है। अब नेक्स्ट जो है हमारा, कि स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन जब हमें बोल्टेड कनेक्शन में निकालनी होती है तो हम कौन कौन से क्राइटेरिया को और कौन कौन से फॉर्मूले को यूज करते हैं, देखिएगा। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या है, नेक्स्ट हेडिंग हमारा स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन। स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड कनेक्शन बेटर होगा, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड कनेक्शन। और पिछले चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी जो बोल्टेड कनेक्शन की स्ट्रेंथ होगी वो शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, इन तीनों में से जो भी मिनिमम होगा उसके बराबर होगी। सेम काम किया था, देखिए आपको याद आ रहा होगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स वही हैं, बस फॉर्मूला अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। और ये थोड़ा ज्यादा है, इसमें काफी सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व की गई हैं, ताकि बहुत सारे अनसर्टेनिटी को यहाँ पे कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, थोड़ा फोकस होकर देखिएगा। अगर मैं बोलूं और यहाँ पे, अच्छा बोलते क्या है, बोलते हैं डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, VDSB। DSB मतलब डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, D फॉर डिजाइन, S फॉर शियर स्ट्रेंथ, B फॉर बोल्ट। तो जो VDSB होता है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है FUB अपॉन अंडर रूट 3 गामा MB। ठीक है, देखिए इसका क्या मतलब मैं आपको बताऊंगा। और ये आपका क्या बन जाता है, इनटू बीटा LG इनटू बीटा LG इनटू बीटा PKG। ठीक है, तीन चीजें अब यहाँ पे निकल के आई।
इन सब का मतलब समझते हैं, किस टर्म का क्या मतलब है। सबसे पहले VDSP। VDSP क्या होता है? डिजाइन शियर स्ट्रेंथ, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। अब यहाँ पे डिजाइन वर्ड क्यों ऐड किया गया है? शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कुछ और होगी, लेकिन उस पर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं। वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है? गामा एमबी। ये क्या है? पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर बोल्ट। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर बोल्ट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू 1.5 और 1.25 होती है, जो कि अभी हम लोग आगे चल के इसको लिख लेंगे, थोड़ा समझ लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप ये समझिए, जो गामा एमडी होता है ये आपका हो गया पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर बोल्ट। फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करके आप अपने बोल्ट के शेयर स्ट्रेंथ को थोड़ा रिड्यूस करते हो, सेफ कंडीशन ले आते हो। हम लोग कभी भी किसी भी मटेरियल के कंप्लीट स्ट्रेंथ का यूज नहीं करते हैं, हम थोड़ा सा मार्जिन जरूर रखते हैं, और वो जो मार्जिन होता है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के टर्म में दिया था। ये पार्शियल वर्ड एलएसएम को यूज करने का, प्लास्टिक एनालिसिस को यूज करने का तरीका होता है। ठीक है, अब मुद्दा आता है कि यहाँ पे एफयूबी क्या है। तो एफयूबी क्या है? तो एफयूबी का मतलब हो गया अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बीटा एल जे क्या है। ठीक है, बीटा एल जे ये क्या है? करेक्शन फैक्टर, करेक्शन फैक्टर फॉर लॉन्ग ज्वाइंट। जब आपका ज्वाइंट बहुत लंबा हो जाता है तो उसकी वजह से आपके कनेक्शन की जो स्ट्रेंथ होती है वो रिड्यूस हो जाती है, और उसी रिडक्शन को शो करने के लिए हम बीटा एल जे का यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला 1.075 माइनस लेंथ ऑफ द ज्वाइंट अपॉन 200 डी होता है। ठीक है, लेंथ ऑफ द ज्वाइंट अपॉन 200 डी। हमेशा जो बीटा एल जे होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी 0.75 से लेकर के 1 के बीच में होती है। ठीक है, तो ये हो गया बीटा एल जे, जो तब यूज करते हैं, तब ही यूज करेंगे जब आपकी जो ज्वाइंट है वो बहुत लंबी हो जाए। ठीक है, और ज्वाइंट लंबी कब हो जाती है? बताया था आपको कि जब लेंथ ऑफ द ज्वाइंट 15 डी से ज्यादा हो जाए। ठीक है, लिख दे रहा हूं, लेंथ ऑफ द ज्वाइंट जब 15 डी से ज्यादा हो जाए तभी आप इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, और तभी आपके स्ट्रेंथ का रिडक्शन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अभी दो और बच गए, एक हो गया बीटा एल जी और एक हो गया बीटा पी के जी। अब ये क्या होते हैं देखिएगा। अगर बात करूं बीटा एल जी की, बीटा एल जी क्या है? करेक्शन फैक्टर, करेक्शन फैक्टर फॉर लॉन्ग ग्रिप। अगर ग्रिप लेंथ बहुत ज्यादा हो जाए, ग्रिप लेंथ क्या होता है आपको बताया मैंने, वॉशर से लेकर के शैंक जहां से स्टार्ट हो वहां तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं ग्रिप लेंथ। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? वो आपकी जो फॉर्मूला होता है 8d अपॉन लेंथ ऑफ द ग्रिप प्लस 3d के बराबर होती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो ग्रिप है वो बहुत लंबी हो गई? तो जब कभी भी लेंथ ऑफ द ग्रिप 5d से ज्यादा होती है तो हम बोलते हैं कि जो हमारा ग्रिप है वो क्या हो गया? वो लॉन्ग हो गया है। और लॉन्ग ग्रिप की वजह से आपका जो बोल्ट होता है वो बेंड होने लगता है और स्ट्रेंथ में रिडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा टर्म था दैट इज बीटा पी के जी। बीटा पी के जी, और जब बीटा पी के जी की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं करेक्शन फॉर पैकिंग प्लेट। करेक्शन फॉर पैकिंग प्लेट, और ये बट ज्वाइंट के लिए प्रयोग किया था। आपने पढ़ा था, आपको याद होगा, तीन तरह के ज्वाइंट थे, एक था लैप ज्वाइंट, एक था सिंगल कवर बट ज्वाइंट, एक था डबल कवर बट ज्वाइंट। ठीक है, तो सिंगल कवर बट ज्वाइंट और डबल कवर बट ज्वाइंट में इसका यूज किया जाता है। तो करेक्शन फॉर पैकिंग प्लेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 0.0125 थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट। टीपीकेजी क्या हो गया? थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट। और इसका प्रयोग हम तभी करते हैं जब थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट 6 mm से ज्यादा हो। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा ये पैकिंग प्लेट क्या है, तो आपको दिखाते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल कि ये हमारा एक मेन प्लेट है। ठीक है, ये मेन प्लेट है, और बढ़िया कर लेते हैं इसको। मान लीजिए ये आपका एक मेन प्लेट है,
इस तरह से इतना मोटा है, ठीक है। और एक मेन प्लेट जो है वो कुछ ऐसे है, यानी कि दोनों मेन प्लेट की थिकनेस क्या है बट ज्वाइंट का अलग अलग है। अब इसके ऊपर अगर मैं कवर प्लेट लगा दूं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कवर प्लेट के बीच में गैप आ जा रहा है, और ये गैप हमारे लिए बढ़िया बात नहीं है। हम चाहेंगे नहीं कि दोनों प्लेट के बीच में गैप रहे, लेकिन मजबूरी है, एक 20 mm है, एक 12 mm है, हम प्रॉब्लम हो गई। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बीच में एक पैकिंग प्लेट यूज कर लेते हैं। तो ये पैकिंग प्लेट का जो थिकनेस होता है वो कितना होता है, इस पैकिंग प्लेट का थिकनेस उतना ही होता है जितना दोनों प्लेट के बीच का डिफरेंस होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये 20 mm है, ये कितना है, ये 20 है, और ये कितना है, ये 12 है। तो थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट कितना हो जाएगा, 20 माइनस 12 यानी कि 8 mm। और देख रहे हैं थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट क्या हो गया, 6 mm से ज्यादा हो गया, यानी कि यहाँ पे हमको बीटा पीकेजी का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, दैट इज शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। और इस पे जितने भी तरह करेक्शन होते हैं ये भी आपको बता दिया। एलएसएम या सिंपली जो हमारा बोल्टेड कनेक्शन है उसकी यही खास बात है, ये हर एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि ऐसा हो जाए तो क्या करोगे, ऐसा हो जाए तो क्या करोगे। और इस कंडीशन की वजह से ही बोल्टेड कनेक्शन आज इतना पॉपुलर है, क्योंकि हर एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ठीक है। तो ये हो गया शियर स्ट्रेंथ की बात। अब आते हैं बेरिंग स्ट्रेंथ पे। तो सेकंड है आपका बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। अगर मैं बेरिंग स्ट्रेंथ की बात करूं तो बेरिंग स्ट्रेंथ से हम क्या समझते हैं, बेरिंग का मतलब होता है सपोर्ट लेकर के लोड को ट्रांसफर करना, ठीक है। बोल्ट जो होता है वो प्लेट के टच में रहता है और उससे सपोर्ट लेकर के, उसका सहारा लेकर के लोड को ट्रांसफर करता है, ठीक है। और इस कंडीशन में जो हमारा फॉर्मूला बनता है उसको बोलते हैं वी डी पी बी। वी डी पी बी इक्वल्स टू 2.5 kb into d into t into fu upon गामा एम बी, ठीक है, गामा एम बी। अब जहां पे VDPB क्या है, VDPB ये आपका डिजाइन बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है, ठीक है। डी क्या है, डायमीटर ऑफ बोल्ट, टी क्या है, थिकनेस ऑफ द प्लेट, एफ यू अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, और गामा एम बी क्या है, ये आपका पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर बोल्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो के बी आया ये एक कोफिशिएंट है जो कि मिनिमम होगा कई सारी वैल्यू में से एक। के बी इज मिनिमम ऑफ, अब किस किस चीज को आप निकालोगे, सबसे पहले आप निकालोगे ई अपॉन 3d नॉट की वैल्यू, इसको निकालोगे। फिर आप क्या निकालोगे, P अपॉन 3d नॉट माइनस 0.25। फिर आप निकालोगे अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट डिवाइडेड बाय अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, और फिर आप निकालोगे 1। तो जब ये चारों वैल्यू निकालोगे, इन चारों में से जिसकी भी वैल्यू सबसे कम होगी, जो भी वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी, वही केबी की वैल्यू के बराबर होगा। इसे आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि बेरिंग की वजह से कभी भी आपका स्ट्रक्चर कंप्लीटली फेल नहीं होता है, जबकि बेरिंग की वजह से पॉसिबिलिटी होती है कि स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाए। हाँ, अगर आपने बहुत ही खराब क्वालिटी का बोल्ट या बहुत ही खराब क्वालिटी का प्लेट प्रयोग कर लिया है, तब हो सकता है कि बोल्ट आपका टूट जाए या प्लेट आपका फट के अलग हो जाए। लेकिन अगर आपने ठीक ठाक स्ट्रेंथ का या अच्छी स्ट्रेंथ का बोल्ट यूज किया है या प्लेट यूज किया है, तो देयर इज नो चांस कि आपका जो प्लेट है वो कोलैप्स कर जाए। उसकी स्ट्रेंथ में रिडक्शन हो सकता है, लेकिन वो जो प्लेट है वो कोलैप्स नहीं कर सकता, ठीक। तो ये बेरिंग स्ट्रेंथ की कुछ खासियत होती है। इसके बाद हम आते हैं नंबर 3 और नंबर लास्ट पे, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। नंबर 3 इज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। अगर मैं प्लेट के टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करूं, ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ सीधा सीधा डिपेंड करता है आपके नेट टेंसाइल एरिया पर। नेट टेंसाइल एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं TDN से। TDN क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। ये हो गया 0.9 इंटू FU इंटू AN अपॉन गामा M1, ठीक है। और यहाँ पे FU क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट है। गामा M1 क्या है, गामा M1 है आपका
partial factor of safety, partial factor of safety for bolt, ठीक है, सॉरी फॉर अल्टीमेट लोड, फॉर अल्टीमेट लोड, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, गामा m1 की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 1.25, ठीक है, कितनी होती है 1.25 होती है। अब यहाँ पे बात आती है ये an क्या होता है, तो an क्या है, हमारा नेट टेंसाइल एरिया है, जो कि आपको बताया हुआ था, पिछली बार मैंने निकाला था। इसका फॉर्मूला होता है b माइनस एन डी नॉट इंटू टी, b माइनस एन डी नॉट इंटू टी। कब, जब आपने चेन बोल्टिंग की होगी तब, क्या की होगी, जब आपने चेन बोल्टिंग की होगी तब। अभी इस सब के बारे में हम लोग कल के सेशन में पढ़ेंगे जरा अच्छे से। लेकिन अगर मान लीजिए चेन बोल्टिंग नहीं की गई है, जिगजैग यानी कि स्टैगर बोल्टिंग की गई है, तब क्या हो जाएगा, तब फॉर्मूले में हल्का चेंज आता है। अब वो हो जाता है b माइनस एन डी नॉट प्लस समेशन ऑफ पिच का स्क्वायर अपॉन 4g इंटू टी। अब इसको कैसे यूज करना है ये मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। कल हम लोग इससे रिलेटेड काफी सारे न्यूमेरिकल करेंगे भी, लेकिन अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि जब आपका स्टैगर बोल्टिंग होती है या जिगजैग बोल्टिंग होती है तब इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर P फॉर पिच है, G फॉर गेज है, B फॉर ब्रेड्थ ऑफ द प्लेट है, D नॉट आपका यहाँ पे क्या है, ग्रॉस डाया है, और N क्या है, उस बोल्ट लाइन में आने वाले नंबर ऑफ बोल्ट की संख्या है, ठीक है। तो ये आपका हो गया टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, शियर स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट और बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट के बारे में जानकारी। और जब ये तीनों आप निकाल लोगे तो इनमें से जो वैल्यू आपकी सबसे कम आती है वही हमारा स्ट्रेंथ ऑफ दी प्लेट होती है। अब देखिए, अब इसी के बेसिस पे हम एफिशिएंसी ऑफ कनेक्शन निकाल सकते हैं। आपको याद होगा पिछले चैप्टर में हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल इस पे किए भी थे। एफिशिएंसी ऑफ प्लेट, वैसे आपको पता है कि जो एफिशिएंसी ऑफ प्लेट होता है उसको परसेंटेज या प्लेट ना बोल करके ज़्यादा अच्छा क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ कनेक्शन की बात करें तो परसेंटेज ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन, जो कि ऊपर निकाले गए तीनों में से मिनिमम होगा, स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट के बराबर होता है। क्या, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट के बराबर होता है। और परसेंटेज चेंज करने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ में जो मेन मुद्दा है वो क्या है, वो है स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। आपको याद होगा जब हम रिवेट कनेक्शन पढ़ रहे थे तो हमने B इंटू टी इंटू पी टी से निकाला था, और यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट कैसे निकालेंगे, AG इंटू एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट से निकालेंगे। अब यहाँ पे गामा एम नॉट क्या है, तो गामा एम नॉट है आपका पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर यील्डिंग, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.1, ठीक है। तो ये होगी ऑलमोस्ट कंप्लीट थ्योरी, मैंने फिनिश कर दी है। हल्की फुल्की जो बचेगी वो कल के सेशन में हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और काफी सारे न्यूमेरिकल भी होंगे जो हम लोग कल करेंगे।